और लगातार इसके जो लगातार चरण है वो पूरे होते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसके करीब 1 घंटा और 13 मिनट का इसका पूरा वो वक्त होगा। 1 घंटा और 3 मिनट यानी 63 सेकंड का जो पूरा 63 मिनट का जो पूरा वक्त होगा जिसके अंदर आदित्य जो है वो बाहर आ चुका होगा और उसके बाद वो आगे बढ़ेगा और उसके बाद 1 घंटा 13 मिनट का वक्त होगा जब माना जा रहा है कि जो अर्थ ऑर्बिट है यानी इक्वेटर से करीब 19,500 किलोमीटर की अधिकतम दूरी और 235 किलोमीटर जो न्यूनतम दूरी है उस कक्षा के अंदर इसे स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये जो पैरामीटर्स है फिलहाल इन्हीं को कैलकुलेट किया जा रहा है और धड़कने कहीं ना कहीं लॉन्च के बाद जब तक कि ये उस अर्थ के ऑर्बिट में सुरक्षित उच्च स्थान पर नहीं बैठ जाता तब तक निश्चित रूप से इसरो वैज्ञानिकों की भी बड़ी उम्मीद है क्योंकि जब तक ये अभी भी फेजेस इसके चल रहे हैं। मैंने आपसे संपर्क करने की बहुत कोशिश कर रहे थे और जब तक देखिए रॉकेट ने 10 मिनट का सफर तय नहीं कर लिया हमें सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे लगता है कि कुछ जरूर वहां पर सिग्नल फ्रीज या कुछ कुछ इस तरीके की परेशानी रही होगी क्योंकि आप श्रीहरिकोटा में मौजूद थे। लीजिए मैंने ये सवाल पूछा कि प्रणय फिर से फ्रीज हो गए भाई बहुत बहुत दिक्कत है सचिन जी इस पर आप क्या कहेंगे। संपर्क नहीं हो पा रहा था प्रणय वहां सुबह से मौजूद है और 10 बजे हमारा संपर्क 10:30 बजे। जी त्यागी कुछ कह रहे हो। एक हमारे इस क्या सूर्य मिशन का एक ऑब्जेक्टिव भी छुपा है। हाँ। क्योंकि बहुत सारा जो रेडिएशन है हाई एनर्जी पार्टिकल वो जो आते हैं हमारे जो सैटेलाइट हैं हमारे जो ऑब्जर्वेटरी हैं उनको हिट करते हैं और वो उनसे हमारा कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है। ओके। तो वो कम्युनिकेशन इस तरीके से बंद ही ना हो जाए या इंटरप्ट ना हो जाए और वो कब कब होता है वो सिचुएशन सूरज से उस तरह के पार्टिकल कब निकलते हैं वही स्टडी करने का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है इस आदित्य मिशन का। तो आपने जो अभी एक छोटा सा डेमो देखा हो सकता है वो हमने जान के किया हो फ्रीज किया हो लेकिन वो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। वो जो रेज आ रही है जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है और वो कितना नुकसान पहुंचाएगा हमारे सैटेलाइट को या जो ऑब्जर्वेटरीज हैं वो हमें नहीं पता। तो ये सूरज का ये बिहेवियर अगर हमें समझ में आ जाए तो हम थोड़ा तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। अपने जो सैटेलाइट है अपनी जो ऑब्जर्वेटरी है उसको उस तरीके से डिजाइन करें कि वो इम्पैक्ट जब आने वाला है वो उसका इम्पैक्ट कम हो जाए और वो इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब ना हो। जी। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि किसी लॉन्च से पहले वहां पे सिग्नल जारी की जाए लेकिन ऐसी जगह पे जहां लॉन्चिंग हो रही होती है वहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा सिनेरियो रहता है और ये सब पॉसिबिलिटीज हमेशा से रहती हैं। सो ऐसा तो पॉसिबल है कि कुछ भी हुआ हो जिसकी वजह से सिग्नल ना मिल रहे हो लेकिन इसरो ने ऐसा कुछ किया। हाँ ये ग्राफ मैं देखना चाह रहा हूँ। आप देखिए ये ग्राफ देख करके मेरे को जान आ रही है जी अब बिल्कुल अब जान में जान आ रही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको रॉकेट दिख रहा है कि वो कहाँ प्रोसीड कर रहा है और आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल इंटेंडेड बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो लाल लकीर आप देख रहे हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको इस समय ग्राफ में दिखाई दे रहा है जो इसरो ने प्लान किया था वो था कि वही पहले सीधा ऊपर जाएगा और उसके बाद वो थोड़ा सा फ्लैट मूवमेंट लेगा। फिर जो प्रोजेक्टाइल मोशन में रॉकेट आगे बढ़ा तो वो लाल लकीर आपको दिखाई दे रही है लेकिन अब वो लकीर लाल से ऊपर उठ के हरी होती हुई जो इसरो का प्लान ट्रेजेक्टरी था उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक मौजूद है वो थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सचिन बाबा देखिए डेविएशन आई और इसी थोड़ा मेरा भी हालत खराब हुई देख करके लेकिन अब इस डेविएशन को जब मैं उस इंटेंडेड ग्राफ की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ तो चिंता का विषय खत्म हो गया है क्योंकि सब कुछ सक्सेसफुल लग रहा है। प्रणय का रुख कर लेती हूँ फटाफट। प्रणय देखिए यहाँ पर हमने इस बात पर भी चर्चा कर ली कि सुबह से आपसे क्यों नहीं संपर्क हो पा रहा है हमारा। आप वहाँ श्रीहरिकोटा में हमें श्रीहरिकोटा से रॉकेट उड़ता हुआ दिखाई देता है लेकिन हमारे संवाददाता नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो अब आप हमें ये बताइए कि तीसरा चरण पूरा हो चुका है वैज्ञानिक जो है जो ट्रेजेक्टरी जो वैज्ञानिकों के द्वारा इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्लान की गई थी उससे थोड़ा सा डेविएशन हुआ था लेकिन अब ऐसा लग रहा है उसी ट्रेजेक्टरी की ओर बढ़ता हुआ ये रॉकेट। बिल्कुल होता है जो सैटेलाइट लॉन्च होता है तो जाहिर तौर पर देश का एक मेजर संवेदनशील ये मिशन कहा जा सकता है और इसीलिए कई चैनल्स यहाँ पर होते हैं और इसीलिए शायद संवाद में आपके और हमारे कुछ दिक्कत जरूर आ रही थी लेकिन कह लीजिए कि ये जो कष्ट है ये देश के कारण है क्योंकि ये देश का बहुत महत्वपूर्ण मिशन है और जहाँ तक पैरामीटर का सवाल है जो पैरामीटर इस समय ट्रैक किए जा रहे हैं ये बात जरूर है कि कुछ डिविएशन देखने को जरूर मिला था लेकिन अब ये जो है उस कोर्स करेक्शन को करते हुए अपने उस रस्ते पर जो कि निर्धारित किया गया था इस मिशन के लिए उस पर बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। साथ ही जो इसरो के वैज्ञानिक हैं अभी भी मिशन कंट्रोल रूम के अंदर जमे हुए कोई बाहर नहीं निकला है। जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें इसको कंट्रोल रूम की जो नजर आ रही है यहाँ पर जो मीडिया सेंटर है वहाँ पर और उसके अंदर तमाम जानकारी पेलोड की दी जा रही है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो अलग अलग चरण है वो सक्सेसफुली इसके अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। अभी इंतजार करना चाहिए जब
करीब करीब 63 मिनट का जो पूरा वक्त है जब इसको इससे अलग होना है पूरे प्रपोर्शन से, और उसके बाद इसका आगे का सफर किस तरीके से होता है जब इसके धरती की कक्षा के अंदर इसे स्थापित किया जाना है, और वो जो इंसर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, कितने समय तक किस एल्टीट्यूड के ऊपर, किस दूरी के ऊपर इसको जो है वहां पर इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि कई बार इंटेंडेड जो था वो माना गया था कि 19,500 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर इसे धरती की कक्षा में। वेलकम टू हिरानसा क्लासेज। आज हम भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में पढ़ेंगे। आदित्य L1 के बारे में संपूर्ण जानकारी और लाइव लॉन्चिंग इस वीडियो के जरिए हम देख सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मिशन सूर्य मिशन कौन सा है? आदित्य L1, मिशन सूर्य, आदित्य L2 या मिशन भास्कर। तो हमारा पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1। नेक्स्ट है, देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ है? 2 सितंबर को, 5 सितंबर को, 14 जुलाई को या 23 अगस्त को? तो कब लॉन्च हुआ था? आज ही हुआ है, 2 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट, देश का सूर्य मिशन आदित्य L1 शनिवार सुबह 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये चंद्रयान 3 की तरह ही अंडाकार कक्षा में घूमते हुए आगे बढ़ेगा और जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में आदित्य L1 लैग्रेंज बिंदु पर पहुंचेगा। अर्थात पहले पृथ्वी के कक्षा में चक्कर लगा के, फिर जिस तरह से चंद्रयान 3 चंद्रमा के कक्षा में चक्कर लगाते, वैसे ही सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाते हुए 2024 जनवरी के पहले सप्ताह में अपना लैग्रेंज बिंदु, जहाँ से वह ये कोरोना में प्रवेश करेगा सूर्य के वो स्थान। नेक्स्ट, अभी तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट सूर्य के लिए किस देश ने भेजा है? तो अभी तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट अमेरिका ने भेजा है, जापान ने, चीन ने या भारत ने? भारत ने तो फर्स्ट ही है जो भी अपना मिशन सूर्य पे भेजा, सूर्य मिशन। लेकिन इससे पहले जापान, चीन और अमेरिका भेज चुके हैं। तो सबसे महंगा है अमेरिका ने भेजा है। सूर्य के लिए अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट अमेरिका ने भेजा है। नासा ने पार्कर सोलर प्रो को 2018 में लॉन्च किया। इसने दिसंबर 2001 में सूर्य की चारी छतों को छुआ था, अर्थात बाहरी कोरोना को छुआ था। नासा ने सबसे महंगा सूर्य मिशन पार्कर सोलर प्रो की कीमत लगभग 12,300 करोड़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी क्रम में अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रममापी है, जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HEL1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रममापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति निदभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन, सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र की यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है, और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के नेतृत्व इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट
इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको ले चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the no visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India's made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hats. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। लगभग 4 चरण वो समाप्त कर चुका है सफलतापूर्वक, और सफलता लगभग तय होती हुई आदित्य L1 की, और कुछ ही समय पश्चात ये सफलता पूर्ण हो जाएगी जब L1 अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला ये भारत का पहला सौर अभियान है, और इस अभियान के तहत भारत का ये जो मिशन है बहुत कुछ गतिविधियों को, सौर पर होने वाली गतिविधियों को जानने की कोशिश करेगा। उसका असर हमारे जलवायु पर, हमारे पृथ्वी पर, हमारे मौसम पर क्या कुछ होता है उसको जानने का प्रयास करेगा। लगातार हम लाइव आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से आदित्य L1 अपने उद्देश्य यानी कि L1 पॉइंट की तरफ लगातार बढ़ रहा है। 4 चरण लगभग सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है और आगे लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो समय बहुत जल्द आने वाला है। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त 11:50 पर आज सुबह आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार आगे बढ़ता हुआ 4 चरण लगभग सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है आदित्य L1। 11:50 पर अब से कुछ पहले जब आदित्य L1 लॉन्च किया गया और 4 चरण सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है, अपने उद्देश्य की तरफ लगातार सफलतापूर्वक बढ़ते हुए आदित्य L1। So 11:50 the time when India's maiden mission to study the sun kicked off, and ISRO has managed to successfully launch the Aditya L1 on its PSLV rocket, as we were discussing earlier, which is ISRO's trusted workhorse. Now, this means that India's maiden sun mission has embarked on a 125-day voyage now to the Lagrange point, the L1, which is about 1.5 million kilometers from the Earth. What happens in this entire period? What are the kind of experiments and studies that we seek to gain from this mission is something that we will understand in greater detail from 2 more guests who are joining us now virtually. In fact, we will connect with them in just a short while from now. We'll get back to the visuals on the screen that you can see. This is the moment when the liftoff happened from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. 11:50 was the precise time. और सबसे बड़ी बात ये है, बिना PSLV की 59वीं यानी कि 59th उड़ान है, और इस साल में 3 उड़ान सफलतापूर्वक वो कर चुका है। ये वो अवसर, वो चित्र जब आज सुबह 11:50 पर आदित्य L1 लॉन्च किया गया। 4 चरण लगभग सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ता हुआ आदित्य L1।
So the separation stage will take about 63 minutes, as our guests were telling us. This is, in fact, one of the largest and the longest duration that is going to take place with this mission. We'll understand why is it so with the panel of guests who will be joining us in just a short while from now. But all in all, the liftoff has been successful. It's going to be about a 4-month-long journey to the Lagrange point. As our guests earlier on the panel were explaining to us, this is one stable point from where detailed study of the sun is going to be conducted for a period of at least 4 to 5 years. From the Aditya L1 mission is true, which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the Earth. What we are looking for from the Aditya L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they come to the Earth. We have instruments which look at not only in the sun direction but also in other directions, for example perpendicular to ecliptic or in the up directions. The impact is that we need to see when the sun becomes quite angry, what are the ways in which it is affecting the planet Earth. And L1 point being at point L1, which is just 1% away from the Earth, it is able to provide us a lot of new informations of the plasma and the electromagnetic radiations which is reaching the planet Earth. Thank you so much, sir. So now we'll move on to Dr. Annapurni Subramaniam. So the science behind this mission is very unique. So what's the impact of this on the Earth and also on the heliosphere? Yeah, so thank you for having me on this show. To put the thing in context, I'm the director of Indian Institute of Astrophysics, and we have delivered one of the major payloads on this mission. This is the Visible Emission Line Coronagraph. So if you actually look at the words used in it, it is visible because it is seeing the sun in the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. So if the corona is hot, the emission which you get is in the terms of it's not absorbing the light which is coming from the sun, but it's already hot, so it is coming down by emitting lines. So we are tracking these lines using what? A coronagraph. Now what is a coronagraph? This instrument makes a total solar eclipse all the time within the instrument. So you are looking at the sun all the time, 24/7 using this mission, and this instrument looks at the sun as though it is always in total solar eclipse. Now why you want to have the eclipse all the time? Because you want to see the corona. Why corona? Because when sun burps, when sun is angry, the corona is what it takes the matter away. Now what is unique about this instrument? This is going to see the corona as close as possible from the disk of the sun. Now what is so challenging about it? It is because the sun's corona is 1,000,000 times fainter than the disk of the sun. So you have to not see the disk of the sun, but see only the corona. So this instrument is very difficult to make, challenging, but it is made. Now it's going to the orbit. And what we plan to study using this instrument is the corona, its dynamics. Through this emission line, you can actually measure the velocity by simple physics called Doppler effect. You can measure the velocity, you can measure. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 में कितने पेलोड लगे हुए हैं? ऑप्शन ए 2 पेलोड, 5 पेलोड, 7 पेलोड या 10 पेलोड. तो आदित्य L1 में 7 पेलोड लगे हुए हैं. आदित्य L1 में 7 पेलोड. ये पेलोड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और बाहरी सतह का अध्ययन करेंगी. और 4th पेलोड है जो लपटों का डेटा जुटाएंगे, जो सूर्य से निकलने वाले लपटे उसका. एक उपकरण सौर विकिरण को मापेगा और मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा. नेक्स्ट है, सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 100 गुना, 110 गुना, 109 गुना या 105 गुना. तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है. सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कितने गुना अधिक है? 10 गुना, 15 गुना अधिक, 27 गुना अधिक या 22 गुना अधिक. तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी से भी 27 गुना अधिक है. नेक्स्ट है, अब तक दुनिया भर से सूर्य पर कितने मिशन भेजे गए हैं? 10 मिशन, 20 मिशन, 25 मिशन या 15 मिशन. तो अब तक जितने भी देशों ने कुल सूर्य मिशन भेजे उनमें कुल टोटल 25 भेजे, लेकिन सफल कितने हुए? सफल सिर्फ 7 ही हो पाए हैं.
तक दुनिया भर के सूर्य पर कुल 25 मिशन भेजे, लेकिन केवल 7 ही सक्रिय हो पाए हैं। आदित्य L1 की लागत कितनी आई है? तो आदित्य L1 की लागत 123 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, यहाँ 520 करोड़। तो कितनी आई आदित्य L1 की लागत? 400 करोड़, जो कि अमेरिका के मिशन से बहुत कम आया लागत में। ये चंद्रयान 3 से भी कम लागत का है। नेक्स्ट, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 10 करोड़ किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।